हेलो बच्चा, माय नेम इज अर्जुन चौधरी, अर्जुन जी सर केमिस्ट्री वाले। इससे पहले आपने एक वीडियो डाला था डी ब्लॉक वाले तत्वों का पार्ट फर्स्ट। आज अपन पार्ट सेकंड, जिसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं। बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चन पर विशेषकर ध्यान रखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है जो बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन पहला आपसे पूछ ले, डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह सवाल 1 नंबर का बोर्ड डाल सकता है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। n-1d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। मतलब s के अंदर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब किसी में d में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, ऐसे करके 10 तक हो सकता है। और s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यदि आपको 1 नंबर का सवाल पूछे कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो आपको ये लिख कर आ जाना है। लेकिन अपन को 3D श्रेणी अपने सिलेबस में, तो यदि आपसे पूछ रहे 3D श्रेणी के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। थ्री डी श्रेणी के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? यह नहीं लिखा जाएगा। यह तो संपूर्ण डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब 3D श्रेणी शब्द आ गया तो ध्यान रखें, यहां पर डी जो काम आएगा वो 3D। क्यों? डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांट रखा है, 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो 3D श्रेणी के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको लिखना है अक्रिय गैस, आर्गन, आंतरिक क्रोड के रूप में लिख दें। 3D 1 से 10 और NS अब N की जगह वैल्यू आ जाएगी 4 और S 1 से 2 हो जाएगा। किसी भी तत्व का 3D श्रेणी का बाह्यतम कोश का यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इस रेंज में लिखना होगा 3D श्रेणी। लेकिन स्पेशल कोई तत्व के लिए पूछ ले आपको, जैसे आपसे पूछ ले कि कॉपर या क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक कितना होता है क्रोमियम का? 24 होता है। तो फिर बाद में आप कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे? यहां पर लिख दोगे आर्गन, या लिख दोगे 3D 5 और यहां लिख दोगे 4s1। ये हो जाएगा क्रोमियम का स्पेशल बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन 3D श्रेणी के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो आपको ये लिखना है, और डी ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो आपको ये लिखना होगा। अब देखिए, अपन 3D श्रेणी के तत्वों से परिचित एक बार वापिस हुए। 3D श्रेणी के तत्व कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कॉपी अपने पास में रखें बच्चे, और जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप नोट भी करते रहें। यहां पर होगा 3D 1 और 4s2, यहां पर हो जाएगा 3D 2 और 4s2, यहां पर हो जाएगा 3D 3 और 4s2। यहां पर क्रोमियम का अपवाद है 3D 5 और 4s1, यहां पर हो जाएगा 3D 5 और 4s2। आयरन का हो जाएगा 3D 6 और 4s2। कोबाल्ट का हो जाएगा 3D 7 और 4s2। निकल का हो जाएगा 3D 8 और 4s2। कॉपर का हो जाएगा 3D 10, ये भी अपवाद है, S में 1 इलेक्ट्रॉन, 3D 10 4s1। और जिंक का हो जाएगा 3D 10 और 4s2। तो कहने का मतलब इस विन्यास में से सबसे इंपॉर्टेंट विन्यास किसका हुआ? क्रोमियम और कॉपर का। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें S में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सभी धातुओं के अंदर या सभी 3D श्रेणी के तत्वों के अंदर S के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी क्रोमियम और कॉपर, इनमें S में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि इनका S का 1-1 इलेक्ट्रॉन
कहाँ चला जाता है, डी के अंदर चला जाता है। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के अंदर कि यह अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करना चाहता है और ये पूर्ण पूरित विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। तो बोर्ड में किसी का भी विन्यास से संबंधित सवाल आ जाए तो आपको इस पैटर्न में लिख देना होगा। तो वापिस एक बार समरी कर दूं कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तब तो आपको लिखना n-1d 1 से 10 और ns 1 से 2 होगा। जो यहाँ पर बाहरी कोश का n होगा, s के साथ जो n होगा उसमें से एक घटा कर लिखे। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 होगा बाहरी कोश का विन्यास। लेकिन 3D श्रेणी के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछे तो यहाँ पर आंतरिक करोड़ के रूप में आर्गन अक्रिय गैस को लिख दें और 3D 1 से 10 और 4s 1 से 2 होगा। और क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप चर्चा में रखें, 3D 5 4s1 और 3D 10 4s1। अब देखिए ये विन्यास कहाँ काम आ रहा है। जैसे अभी देखो मैंने आपको म्यू निकालना सिखाया था कि म्यू इजिकल टू होता है अंडरूड n+2। ये फॉर्मूला होता है, किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना होता है तो फॉर्मूला काम लेते हैं अपन। जैसे आपसे पूछ रहे कि भाई निकल है आयन, ये निकल आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करें, तो देखो निकल आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो निकल का विन्यास याद होना चाहिए। यदि आपको निकल का विन्यास नहीं आता है तो आप निकल आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको फॉर्मूला याद है लेकिन विन्यास याद नहीं है तो फिर बाद में आप निकल आयन का चुंबकीय आघूर्ण नहीं ज्ञात पाएंगे। निकल का विन्यास होता है 3d8 4s2, लेकिन Ni+2 आयन का पूछा तो इसका मतलब पहले ध्यान रखें +2, ये प्लस जो चार्ज आता है ये किसकी वजह से आता है, जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। और कितना प्लस है, 2, इसका मतलब धातु ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलेंगे, बढ़ते वक्त तो s में पहले बढ़ते हैं d में बाद में, लेकिन निकलते वक्त s के इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं फिर बाद में d के। तो d के अंदर क्या हो जाएगा विन्यास, निकल का विन्यास क्या हो जाएगा, निकल का विन्यास तो 3d8 4s2 है, लेकिन निकल आयन का विन्यास हो जाएगा 3d8 और 4s0। और यहां पर जो ये n है ये d उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है, इसमें s का कोई रोल नहीं होता है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो d के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था d में 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हुंड के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और फिर बाद में बच रहे तो जोड़े बना दीजिए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई। जब अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी तो अपन चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी किसी का भी पूछे, जैसे आपको कहते हैं कोबाल्ट थर्ड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, CO+ थर्ड आयन। तो कोबाल्ट का क्या विन्यास होता है, 3d7 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, 2 s के निकाल दीजिए, 1 d का निकाल दीजिए, तो फिर बाद में विन्यास बचेगा 3d6। और जब 3d6 विन्यास होगा इसका, तो इसका मतलब d के अंदर जो 5 कक्षक है उसमें आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दीजिए और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका मतलब इसका जोड़ा बना दीजिए। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी निकल गई, 4 निकल गई। और n की वैल्यू जब 4 आ गई तो ये 4 इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, यहां हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 4+2, तो यहां हो जाएगा 6 और 6 को 4 से गुणा करोगे तो √24 हो जाएगा। √24 को भी आप सोल्व करिए और फिर बाद में बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट लगा दीजिए। तो कहने का मतलब ये विन्यास से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो इससे रिलेटेड ही आता है, इसके अलावा किसी का नहीं आता है। और ज्यादातर पूछा जाता है, किसी स्पेशल तत्व के बारे में पूछेगा तो क्रोमियम और कॉपर का पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि एक अपवाद्रुपी विन्यास होता है। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करें अपन। आगे अपन 3D श्रेणी के तत्वों के जो विन्यास है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी काम आएगा। क्यों, विन्यास पर ही सब कुछ टिका हुआ है, ध्यान रखे बच्चों। तो विन्यास आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, विन्यास पर कोई लापरवाही नहीं। विन्यास गलत, सवाल गलत, विन्यास सही तो सवाल सही। अब देखिए इधर आपसे कोई पूछ ले कि डी ब्लॉक की धातु है, डी ब्लॉक की धातु जो होती है मिश्र धातुओं के निर्माण में सहायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मिश्र धातुओं के निर्माण में सहायक होती है। मिश्र धातुओं के निर्माण में क्यों सहायक होती है ये आपको पता होना चाहिए। मिश्र क्या होता है, दो धातुओं को आपस में मिलाना, तब उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे
कोई मान लो ये धातु का क्रिस्टल है, किसी भी धातु का क्रिस्टल हो, उसके अवयव कण को अपने, तो जब डी ब्लॉक की धातु मिश्र धातुओं का निर्माण करती है तो ये अवयव कण इस प्रकार से गोलाकार क्रिस्टलीय अवस्था में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जुड़े रहते हैं। अब ये मिश्र धातुओं का निर्माण डी ब्लॉक की धातुएं क्यों करती है? क्योंकि इनका आकार लगभग समान होता है। कोई भी 3D श्रेणी की या 4D, 5D, 6D जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं, इनका आकार साइज होती है वो लगभग सेम होती है। जैसे माना ये सोने के कण है, एयू के कण है या एयू का क्रिस्टल है। अब ये इसके अंदर यदि अपन तांबे की अशुद्धि डाल दें तो जगह जगह क्या होगा, जैसे तांबे का पार्टिकल्स यहां आकर बैठ जाएगा, जगह जगह मान लो तांबे के कण भी यहां पर विद्यमान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इनका आकार सेम है, इसलिए तो यहां फिट हो रहे हैं, अदरवाइज तो ये कण बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तो क्या करते हैं, जब भी 24 कैरेट का सोना बनाते हैं उसमें तो प्योर एयू के कण होते हैं, लेकिन जो 22 कैरेट का सोना बनाते हैं तो फिर बाद में कुछ कण तांबे के भी मिक्स हो जाते हैं, कॉपर के भी मिक्स कर देते हैं। अब तो धीरे धीरे 18 कैरेट 12 कैरेट तक सोना बनाने लग गए हैं। तो तांबे की मात्रा जब ज्यादा बढ़ा दी जाती है और सोने के कणों की संख्या कम कर दी जाती है तो फिर बाद में अशुद्धि ज्यादा मिला देते हैं तो कैरेट भी कम हो जाता है। तो डी ब्लॉक की धातु मिश्र धातुओं का निर्माण करने का एक ही मुख्य रूप से कारण है, इनका आकार लगभग समान होता है। और आकार समान होता है तो एक अवयव कण दूसरे अवयव कण को आसानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं और एक मिश्र धातु का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए, आपसे पूछ ले कि भाई कोई उदाहरण बताओ, तो सबसे इंपॉर्टेंट पीतल। आपसे पूछ ले बोर्ड, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? यानी जिंक और कॉपर, इन दोनों धातु को मिक्स करके पीतल बनाया जाता है। जिंक और कॉपर को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पीतल। ध्यान रखें आप, जिंक और कॉपर इन दोनों को मिक्स करने से किसका निर्माण होता है? पीतल का। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कांसा का निर्माण कैसे होता है? कांसा, तो आपको कहना कॉपर के अंदर तांबे में टिन को मिलाते हैं, टिन धातु को, एसन को। इन दोनों का जो मिश्रण होता है, कॉपर और टिन, इन दोनों का मिश्रण होता है, वो कांसे का निर्माण कर देता है। तो कहने का मतलब है इन धातुओं का आकार लगभग समान होने की वजह से एक धातु के परमाणु को दूसरे धातु के परमाणु आसानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं और एक मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं। और आपसे एग्जाम्पल पूछ ले पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो आपको कहना जिंक और कॉपर धातु का मिश्रण है। और कांसा किन धातुओं का मिश्रण है, तो आपको कहना कॉपर तथा टिन धातु का मिश्रण है। ध्यान रखें, टिन की सामान्य कोई भी कांसा बनाना होता है उसमें 88% तांबा रखते हैं, यानी कॉपर रखा जाता है, और जो टिन होता है वो 12% रखा जाता है। और यहाँ पर जो रेशियो काम करता है 60 से 70% इसमें तांबा रखते हैं और 30% तक या 30 से 40% तक जिंक रखते हैं। और सामान्य रूप से कोई भी पीतल बनाना होता है उसमें 70% तो क्या रखते हैं? तांबा, और 30% जिंक रखा जाता है। तो ध्यान रखें, ये एक नंबर का सवाल आ सकता है बोर्ड में कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है या कांसा किन धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी नोट्स बनाते रहें, साथ साथ में अपने पास रफ कॉपी रखें, हर चीज को आप लिखते रहें। कोई भी नई चीज मिलती है तो आप उसको नोट करें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लें कि जो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, अब थोड़ा चर्चा करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों पर। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? तो आपको कहना है ऐसे तत्व जिसमें बाहर से आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो एफ उपकोष में प्रवेश करना चाहिए। यदि वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भर रहे हो तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यदि आप एफ उपकोष के अंदर भर रहे हो तो वो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। किस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा? एफ ब्लॉक का। अब ध्यान रखें, एफ में तो 7 कक्षक होते हैं। एफ के कक्षकों की आकृति जटिल है। एफ में 7 कक्षक होते हैं बेटा, ध्यान रखें। एफ में कितने कक्षक होते हैं? 7। और एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं एफ के अंदर। एफ में कक्षक कितने होते हैं? 7।
और एक कक्षक अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक रखेगा, तो इसका मतलब इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। ये ध्यान रखें। इसलिए तो आवर्त सारणी के अंदर है ब्लॉक के जो तत्व है उनको आवर्त सारणी में नीचे जमा रखा है और 14 वर्ग बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं? क्योंकि इसमें 7 कक्षक होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, यानी F1 से लेकर F14 तक। यानी किसी का विन्यास F1 है तो किसी का विन्यास F14 है। और इसमें भी ध्यान रखना, जिनका भी विन्यास F7 है या जिनका भी विन्यास F14 है, इसको तो बोलते हैं अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास। और जिनका विन्यास F14 है उसको बोलते हैं पूर्ण पूरित विन्यास। और जिनके भी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो विन्यास होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल विन्यास होते हैं। हर कोई तत्व चाहता मैं ऐसा विन्यास प्राप्त करूं। जिनका विन्यास ऐसा नहीं है वो तत्व क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लुआ कर ऐसा क्या करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी सोचते हैं हम भी स्थायी बन जाए। अब देखो, एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांट रखा है। एक तो है 4f श्रेणी, याद रखें, एक तो है 4f श्रेणी। कौन सी श्रेणी के तत्व है? 4f श्रेणी के तत्व है। यानी कि एफ ब्लॉक के ऐसे तत्व जिसमें बाहर से आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, यदि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश कर रहा है, कौन से उपकोष में? 4f उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो वो कहलाएगा 4f श्रेणी का तत्व है। और 4f श्रेणी के तत्व है लैंथेनम, लैंथेनम La, लैंथेनम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 57, यानी 57 के बाद आने वाले 14 तत्व है, यानी 58 से लेकर 71 तक ये कहलाते हैं लैंथेनॉइड तत्व है, जिसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है Ln। लैंथेनॉइड तत्वों को छोटे रूप में लिखने का तरीका है Ln, लैंथेनॉइड, जो 58 से लेकर 71 तक होते हैं, यानी 14 तत्व होते हैं। ये लैंथेनम खुद जो होता है ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, इसलिए आवर्त सारणी में आपने देखा भी होगा इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। ये स्टार लगा होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके बाद आने वाले 14 तत्व है वो होते हैं 4f श्रेणी के तत्व है, जिसको 4f श्रेणी के तत्व होते हैं जिन्हें अपन लैंथेनॉइड तत्व बोलते हैं, जो 58 से लेकर 71 तक होते हैं। तो ये आपको पता भी होना चाहिए लैंथेनॉइड तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। थोड़ा आपको ट्रिक से याद करें, नहीं तो 14 तत्वों को याद करना सीक्वेंस में थोड़ा काफी कठिन होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आप गलत करके आ जाएंगे बोर्ड में सवाल। तो इसलिए बच्चे ध्यान दें, आप एक ट्रिक याद करें। क्या याद करोगे ट्रिक? इस लाइन को याद करें। कैसे? सीरिया, मेरे साथ लिखते रहे, सीरिया के प्राइम मिनिस्टर एनडी तिवारी और उसकी प्रेमिका श्रीमती यूरोपी देवी को गॉड ने टीबी दी, गॉड ने टीबी दी। हॉलैंड वालों ने ईरान रेफर किया, ईरान रेफर किया, तैमियब लूट गया। क्या याद रखोगे? तैमियब लूट गया। वापिस सुन ले, सीरिया के प्राइम मिनिस्टर एनडी तिवारी और उसकी प्रेमिका श्रीमती यूरोपी देवी को गॉड ने टीबी दी, हॉलैंड वालों ने ईरान रेफर किया और तैमियब लूट गया। यदि ये लाइन आपको आ रही है, ये कोई ओरिजिनल घटना नहीं है बच्चा, ध्यान रखें, ये बनाई गई ट्रिक है जिससे आप क्या करोगे, जो लैंथेनॉइड तत्व है 14 उनको आप सीक्वेंस में जमा सके ताकि कोई भी किसी का भी ऊपर नीचे परमाणु क्रमांक नहीं हो।
आप विशेषकर ध्यान दें, सीरिया के प्राइम मिनिस्टर एनडी तिवारी और उसकी प्रेमिका श्रीमती यूरोपी देवी को गॉड ने टीबी दी, हॉलैंड वालों ने ईरान रेफर किया और तेमियब लुट गया। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर बाद में आप इसको साथ साथ में उतारते रहें, वीडियो को रोक कर भी आप इसको उतार सकते हैं। अब ध्यान दें, इसको अप्लाई कैसे करोगे? चलो आपको याद हो गई, अब याद तो इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैं सिखा रहा हूं। देखो, सीरिया का मतलब सीई, प्राइम मिनिस्टर का मतलब पीआर, एनडी का मतलब एनडी, तिवारी से कोई मतलब नहीं, उसकी प्रेमिका पीएम, श्रीमती एसएम, यूरोपी देवी ईयू, यूरोपी देवी ईयू, गॉड जीडी, टीबी, टीबी को टीबी लिखें, डी का मतलब डी वाई, हॉलैंड HO, ईरान ER, तेमियब TM और YB और लास्ट में LU लुट गया। इस प्रकार से आप अप्लाई करें। ये 14 तत्व है जो लैंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक अटोम से शुरू होता है और लास्ट ल्यूटेशियम का 71। याद रखें आप परमाणु क्रमांक को, कहां से शुरू हो रहा है? एटम से शुरू हो रहा है। अब नाम बता दूं एक बार, इसका नाम सी का मतलब है सीरियम, पीआर का मतलब है प्रेजियोडीमियम, एनडी का मतलब है नायोडियम, पीएम का मतलब है प्रीमिथीमियम, एसएम का मतलब है समेरियम, ईयू का मतलब है यूरोपियम, जीडी का मतलब है गैडोलिनियम, टीबी का मतलब है टर्बियम, डीवाई का मतलब है डिस्प्रोसियम, एचओ का मतलब होल्मियम, ईआर का मतलब ईरियम, टीएम का मतलब थूलियम और वाईबी का मतलब इटरबियम और एलयू का मतलब ल्यूटेशियम। ये 4F श्रेणी के तत्व है जिन्हें अपन लैंथेनॉइड तत्वों के नाम से जानते हैं, जो अटोम से शुरू होते हैं और 71 तक होते हैं। अब ध्यान रखें बच्चों, इससे सवाल कैसा आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बहुत कम पूछा जाता है और बाई चांस पूछ भी ले तो ज्यादातर गैडोलिनियम का पूछा जाता है, क्योंकि इसका एक अर्धपूरित विन्यास होता है। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछने की कोशिश करता है। कंपटीशन के अंदर गैडोलिनियम का चांस ज्यादा रहे। अब देखो, आपसे पूछे कि लैंथेनॉइड संकुचन किसे कहा जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लैंथेनॉइड संकुचन किसे कहा जाता है? यह बोर्ड सवाल पूछता आपसे कि भाई लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। तो देखो, हर परमाणु के पास अपना एक नाभिक होता है और ये कोष होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये कोष है जहां पर इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर लगाते हैं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि लैंथेनॉइड संकुचन क्या है। देखो, n बराबर 1 से प्रारंभ होता है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n का मतलब कोष, n बराबर 5 और n बराबर 6। यानी कि लैंथेनॉइड तत्वों का जो विन्यास होता है, एक तो 4F का होता है और एक 6S का होता है, एक 5D का होता है। ध्यान रखें, 4F, 5D और 6S, इस पर लैंथेनॉइड तत्वों का विन्यास होता है। तो क्या होता है कि 4F जो होता है ये आंतरिक उपकोष है। देखो, अंदर का उपकोष है, आंतरिक उपकोष है। आंतरिक उपकोष का मतलब समझ रहे होंगे, अंदर का उपकोष है। और यह है बाहरी उपकोष। कौन सा? 6 वाला बाहरी उपकोष। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो 4F श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन आता है, वो 4F में प्रवेश करता है, यानी इलेक्ट्रॉन तो यहां आ रहा है। तो जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है किसी का भी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ध्यान रखें। तो साथ साथ में नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो F में तो 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन आ तो गए, तो साथ साथ में 14 प्रोटॉन भी तो नाभिक के अंदर आ चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये बीच में 5D का आवरण आ जाता है इनके बीच में।
और ये 5d का आवरण आने की वजह से ये 6s के जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं इनको अच्छी तरह से प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं। ये 5d आवरण आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां होते 5 वाले की सीरीज में होते तो ये इनको क्या मार देते, धक्का मारते कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के होने की वजह से प्रतिकर्षण होता तो ये इलेक्ट्रॉन दूर जाते तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होते ही इसका आकार बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है लैंथेनॉइड तत्वों में, क्योंकि बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक उपकोष 4f में प्रवेश कर रहा है और बीच में 5d का आवरण आ जाता है, जिसकी वजह से 6s के इलेक्ट्रॉनों को यानी बाहरी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से ये प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रभावी नाभिक के आवेश का मान तो बढ़ गया, नाभिक के पास प्रोटॉन तो बढ़ गए, लेकिन परिरक्षण प्रभाव का मान नहीं बढ़ पाया। ध्यान रखें, किसी का भी आकार डिपेंड करता है एक तो प्रभावी नाभिक के आवेश पर और दूसरा परिरक्षण प्रभाव पर। प्रभावी नाभिक के आवेश यानी ये नाभिक की ताकत है जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है, और दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। ये ध्यान रखें, परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिक के आवेश तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींचकर आकार को कम करने की कोशिश कर रहा है, और परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारकर उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये तो आकार बढ़ाना चाह रहा है और ये आकार कम करना चाह रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है लैंथेनॉइड तत्वों में, ये तो ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन ये ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। परिरक्षण प्रभाव ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ये 4f कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 5d आवरण की वजह से ये 6s के इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में इनके आकार में क्या आ जाती है, कमी, और आकार में होने वाली इस कमी को ही क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड संकुचन बोलते हैं, या लैंथेनॉइड आंकुचन भी लिख देते हैं कभी कभी। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंकुचन बोले चाहे संकुचन बोले दोनों का मतलब यही होता है। तो वापिस समझा दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि लैंथेनॉइड तत्वों में बाहर से आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f उपकोष में प्रवेश करता है, जो आंतरिक उपकोष होता है, जिसकी वजह से आंतरिक उपकोष में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नाभिक के पास प्रभावी नाभिक के आवेश का मान तो बढ़ जाता है, लेकिन 4f के उपकोष के इलेक्ट्रॉन 5d का आवरण आ जाने की वजह से 6s के इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरह से प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं, अर्थात परिरक्षण प्रभाव का मान नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से तत्वों के आकार में कमी आ जाती है, और आकार में होने वाली इस कमी को ही लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। याद रखें इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, इसके आधार पर ही आपको लैंग्वेज